हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। इस वीडियो में मैं ओडिशा हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इन सभी के सारी एक्सप्लेनेशंस दिखाने जा रहा हूं। तो आपकी एग्जाम के अनुसार ये वीडियो में शामिल है 10 मार्क्स फ्रॉम ग्रामर, 10 मार्क्स फ्रॉम प्रोज, 10 मार्क्स पोइट्री सेक्शन से, 10 मार्क्स नॉन डिटेल स्टडी से, 5 मार्क्स लैंग्वेज वर्क से, 5 मार्क्स वोकैबुलरी स्किल से एंड इन टोटल 50 मार्क्स ये वीडियो में शामिल है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपकी सभी डाउट्स दूर करने के लिए। स्टिल आपकी कोई भी डाउट्स है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड आप भी कमेंट बॉक्स में आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते। ओके, अब हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ही डिड नॉट बैट, ही डिड नॉट बोल। ये दोनों सेंटेंसेस हमें दिया गया है, मगर यहाँ इंस्ट्रक्शन ये दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना होगा। द सेंटेंसेस कैन बी ज्वाइन टुगेदर विथ, ये दोनों सेंटेंसेस को हमको ज्वाइन करना होगा, मगर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, बोथ एंड के साथ, ऑप्शन सी इधर और निदर नॉर के साथ। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा तो जिसको लेकर ये दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर सकते। यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो ये करेक्ट आंसर नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ हम ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी बोथ एंड, बोथ हैंड को भी लेकर हम ये दोनों सेंटेंसेस को नहीं ज्वाइन कर सकते। ऑप्शन सी इधर और, ये इधर और को भी लेकर हम ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। बट ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर। ओके, निदर नर को लेकर ये दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर सकते। तो क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। तो रीजन क्या है? अगर ये दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है तो ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के समय तो निदर नॉर को यूज करना सही होगा। तो निदर नॉर के साथ ये दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन कर सकते। तो ये दोनों सेंटेंसेस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ही निदर बैटेड नॉर बोल्ड। ओके, नंबर 2, हाउ फुलिश ऑफ यू इट इज टू रिमेन साइलेंट हियर। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मगर हमको इंस्ट्रक्शन क्या है? इट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज डैश। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। टू रिमेन साइलेंट हियर इज वेरी फुलिश, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी, यू आर वेरी फुलिश टू रिमेन साइलेंट हियर। ऑप्शन सी, इट इज वेरी फुलिश ऑफ यू टू रिमेन साइलेंट हियर। ऑप्शन डी, इट इज फुलिश टू रिमेन साइलेंट हियर। यहाँ ये 4 ऑप्शंस दिया गया है, मगर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए, टू रिमेन साइलेंट इज वेरी फुलिश, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, यू आर वेरी फुलिश टू रिमेन साइलेंट हियर, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। नंबर सी, इट इज वेरी फुलिश ऑफ यू टू रिमेन साइलेंट हियर, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी, इट इज फुलिश टू रिमेन साइलेंट हियर, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ओके, तो क्यों? तो रूल ये है, हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन कम्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो मैं फिर ये बोलना चाहता हूं, तो हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड नेक्स्ट कम्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल है। ये रूल को लेकर ये सेंटेंस बनाया गया है। तो हाउ यहाँ यूज हो गया, फुलिश ऑफ यू यहाँ फुलिश एडजेक्टिव ये भी यूज हो गया, इट यहाँ सब्जेक्ट है, इज वर्ब है एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टू रिमेन साइलेंट हियर। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस करना चाहते हैं तो पहले हमको सब्जेक्ट यूज करना होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? इट। तो इट यहाँ यूज हुआ। इसके बाद इज, ये वर्ब है, तो इट के बाद इज भी यूज हुआ। तो इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद एडजेक्टिव को यूज करना सही होगा। तो एडजेक्टिव क्या है? यहाँ फुलिश एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हमको वेरी यूज करना पड़ेगा। तो इट इज वेरी फुलिश, देन ऑफ यू, इट इज वेरी फुलिश ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट कम्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? टू रिमेन साइलेंट हियर। ओके, तो इट आ गया, इज आ गया
and very foolish of you, it is very foolish of you, and rest of the sentence to remain silent here. तो ये ऑप्शन सही होगा, it is very foolish of you to remain silent here. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, how foolish of you it is to remain silent here. Number 3, what you ask him and me is very difficult to answer. ये क्वेश्चन है, तो इंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज ए डैश सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस होगा, ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। ओके, तो क्यों? सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब आते हैं, तो यहाँ 2 फाइनाइट वर्ब्स है, एक आस्क एंड दूसरा इज। यहाँ 2 फाइनाइट वर्ब्स है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो कंपाउंड सेंटेंस भी नहीं होगा। ये कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहते हैं, तो यहाँ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं है। तो पहला क्लॉज व्हाट यू आस्क हिम एंड मी, एंड दूसरा क्लॉज इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। ओके, तो यहाँ एंड यूज होते हैं, मगर यहाँ एंड 2 सेंटेंसेस को, 2 क्लॉजेस को नहीं ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एंड ऑप्शन डी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ओके, तो क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों ये होगा? तो व्हाट यू आस्क हिम एंड मी, ये सब्जेक्ट पोजीशन में यूज हुआ, तो ये एक नाउन क्लॉज है। व्हाट यू आस्क हिम एंड मी, ये एक नाउन क्लॉज है। इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड ये सेंटेंस एक नाउन क्लॉज एंड एक मेन क्लॉज को लेकर, एक प्रिंसिपल क्लॉज को लेकर ये सेंटेंस बनाया गया है। अगर ये नाउन क्लॉज है तो इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। ओके, नंबर 4, द चिल्ड्रेन इन एडिशन टू द मदर डैश वैक्सीनेटेड। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एक ब्लैंक है, एंड इंस्ट्रक्शन ये है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए वी आर, ऑप्शन बी वाज, ऑप्शन सी हैव, ऑप्शन डी हैज। ओके, ये 4 ऑप्शंस में से हमको एक यूज करना होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द चिल्ड्रेन इन एडिशन टू द मदर हैज वैक्सीनेटेड, ये इनकरेक्ट आंसर है, हैज इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट आंसर है, हैव करेक्ट आंसर नहीं है। वाज ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। मगर ऑप्शन ए वी आर, दिस इज द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रेन इन एडिशन टू द मदर वी आर वैक्सीनेटेड। ओके, वी आर इज द करेक्ट आंसर। तो क्यों, रीजन क्या है? तो इसके पीछे एक रूल है। तो रूल क्या है? अगर एक सेंटेंस की सब्जेक्ट पार्ट में इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, एलोंग विथ, एज वेल एज, विथ यूज किया जाता है, एंड इससे पहले जो यूज होते हैं इसके अनुसार वर्ब यूज होते हैं। ओके, यहाँ इन एडिशन टू यूज किया गया, इससे पहले द चिल्ड्रेन, इसके बाद द मदर, ये दोनों फ्रेजेस को इन एडिशन टू के साथ यूज किया गया। ओके, तो रूल ये है, इन एडिशन टू यहाँ यूज किया गया, इससे पहले जो आता है यहाँ द चिल्ड्रेन आ गया, तो इसके अनुसार, चिल्ड्रेन के अनुसार ये वर्ब यूज होगा। ओके, नंबर 5, द एक्सपेंसिव शर्ट्स आर डैश सेल हियर। ओके, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एक ब्लैंक है, एंड इंस्ट्रक्शन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ 4 प्रीपोजिशंस दिया गया है, फॉर यूज होगा, या ऑन यूज होगा, या विथ यूज होगा, या इन यूज होगा। ये कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? द एक्सपेंसिव शर्ट्स आर फॉर सेल हियर, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। फॉर यहाँ यूज नहीं होगा। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है, द एक्सपेंसिव शर्ट्स आर ऑन सेल हियर। ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट आंसर है, विथ। ऑप्शन डी इन, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ये 3 फो, इन एंड विथ, ये इनकरेक्ट आंसर है, ऑन करेक्ट आंसर। क्यों, रीजन क्या है? ऑन सेल एक फ्रेज है, ऑन सेल को यूज किया जाता है दुकानों पर। ओके, अगर एक चीज खरीदने के लिए उपलब्ध है तो इसके लिए ऑन सेल यूज होते हैं। द प्लॉट इज फॉर सेल, मगर दुकानों पर ये लिखा जाता है द शर्ट इज ऑन सेल। ओके, नंबर 6, व्हिच ऑफ दिस सेंटेंसेस हैज एन एडवर्ब क्लॉज। आपके लिए 4 ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन में एक एडवर्ब क्लॉज है, हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए आई नो वेयर यू वेंट, ऑप्शन बी आई नो द प्लेस वेयर यू वेंट,
ऑप्शन सी, आई फॉलोड यू वेयर यू वेंट। ऑप्शन डी, आई नो ओनली वेयर यू वेंट। ओके, ये 4 ऑप्शंस आपके लिए दिया गया है, मगर हर ऑप्शन में वेयर यू वेंट ये लिखा गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन में एक एडवर्ब क्लॉज है? ऑप्शन ए, आई नो वेयर यू वेंट, ये इनकरेक्ट आंसर है, यहाँ एडवर्ब क्लॉज नहीं है। ऑप्शन बी, आई नो द प्लेस वेयर यू वेंट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है, यहाँ भी एडवर्ब क्लॉज नहीं है। ऑप्शन डी, आई नो ओनली वेयर यू वेंट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है, यहाँ भी एडवर्ब क्लॉज नहीं है। मगर ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है, यहाँ एक एडवर्ब क्लॉज है। हर ऑप्शन में वेयर यू वेंट ये लिखा गया है। ऑप्शन ए में ये लिखा गया आई नो वेयर यू वेंट, यहाँ आई नो एक मेन क्लॉज है, वेयर यू नो ये एक नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में यहाँ यूज किया गया। ओके। ऑप्शन बी, आई नो द प्लेस वेयर यू वेंट, यहाँ वेयर यू वेंट ये एक एडवर्ब क्लॉज नहीं है। ओके, यहाँ द प्लेस जिसको इंगित करते हैं वेयर भी इसको भी रिफर करते हैं, यहाँ वेयर यू वेंट ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ओके, वेयर यू वेंट एक रिलेटिव क्लॉज है, तो यहाँ एडवर्ब क्लॉज नहीं है। ऑप्शन डी, आई नो ओनली वेयर यू वेंट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये समान है, ओनली वेयर यू वेंट एक नाउन क्लॉज है। बट ऑप्शन सी, आई फॉलोड यू वेयर यू वेंट, यहाँ वेयर यू वेंट एक एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज जानने के लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा, तो क्या चीज है? ये क्लॉज के बदले हमें एक वेयर यूज करना पड़ेगा, एक वेयर क्वेश्चन लाना पड़ेगा। तो कैसे हुआ? आई फॉलोड यू वेयर, वेयर डिड आई फॉलो यू, मैंने आपको कहाँ फॉलो किया, तो यहाँ वेयर क्वेश्चन आते हैं, वेयर डिड आई फॉलो यू, तो यहाँ वेयर क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है। मगर ऑप्शन ए में क्वेश्चन आते हैं व्हाट, वेयर यू वेंट के लिए व्हाट क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन बी एक रिलेटिव क्लॉज है, प्लेस जिसको इंगित करते हैं वेयर भी इसको भी इंगित करते हैं। ओके, तो यहाँ ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ऑप्शन डी ये भी व्हाट क्वेश्चन आते हैं, आई नो व्हाट, मुझे क्या मालूम है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नंबर 7, शी इज द ओनली गर्ल डैश हैज कम टू द क्लास टुडे। ये सेंटेंस में एक ब्लैंक है, ये ब्लैंक में एक रिलेटिव प्रोनाउन हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन है, द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक इज डैश। तो ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी हुम, ऑप्शन सी हुज, ऑप्शन डी दैट। मगर इनमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन सही होगा? तो ऑप्शन ए हु, यहाँ हु इनकरेक्ट है, हम यूज नहीं कर पाएंगे हु को। ओके, तो ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ हुम यूज नहीं कर पाएंगे हम। ऑप्शन सी हुज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी इनकरेक्ट है, हम हुज को नहीं यूज कर पाएंगे यहाँ। तो ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है। ओके, शी इज द ओनली गर्ल दैट हैज कम टू द क्लास टुडे, ये करेक्ट आंसर है। मगर रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो ये ब्लैंक में एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो यूज होते हैं इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। ओके, गर्ल यहाँ एंटीसीडेंट है। ओके, तो एंटीसीडेंट के साथ अगर ओनली यूज होते हैं, लास्ट यूज होते हैं, नेक्स्ट यूज होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा, ये सब यूज होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के साथ दैट यूज करना सही होगा, हु नहीं। तो यहाँ ओनली गर्ल के साथ यूज हुआ, तो दैट यूज करना सही होगा। शी इज द ओनली गर्ल दैट हैज कम टू द क्लास टुडे। ओके, नंबर 8, आई सॉ हिम वॉच द फिल्म। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, ये सेंटेंस को हम पैसिव करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा गया है टर्न इनटू पैसिव वॉइस। तो 4 ऑप्शंस हमको दिया गया है। तो ही वॉज सीन टू वॉच द फिल्म, द फिल्म वॉज सीन वॉच बाय मी, ऑप्शन सी ही वॉज सीन वॉच द फिल्म, ऑप्शन डी द फिल्म वॉज वॉच्ड बाय हिम। ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओके, ऑप्शन डी द फिल्म वॉज वॉच्ड बाय हिम, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, ये करेक्ट आंसर नहीं है। आई सॉ हिम वॉच द फिल्म, पैसिव वॉइस इज द फिल्म वॉज वॉच्ड बाय हिम, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी ही वॉज सीन वॉच द फिल्म, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी द फिल्म वॉज सीन वॉच बाय मी, ये भी इनकरेक्ट है। ओके,
मगर ऑप्शन ए ही वॉज सीन टू वॉच द फिल्म ये करेक्ट आंसर है। ओके, आई सॉ हिम वॉच द फिल्म एंड इट्स पासिव वॉइस इज ही वॉज सीन टू वॉच द फिल्म, ये करेक्ट आंसर। तो क्यों, रीजन क्या है? इसके पीछे भी एक रूल है, आई सॉ हिम वॉच द फिल्म। ओके, यहाँ आई सॉ हिम वॉच द फिल्म ये सेंटेंस में सॉ एक वर्ब है। ओके, सॉ एक वर्ब है, ये सी वर्ब है एंड ये सी वर्ब के बाद हिम यूज होते हैं, ये एक नाउन फ्रेज है, हिम एक नाउन फ्रेज है एंड ये नाउन फ्रेज के बाद एक बेयर इन्फिनिटिव भी यूज होते हैं, वॉच एक बेयर इन्फिनिटिव है। ओके, ये सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब प्लस नाउन फ्रेज प्लस बेयर इन्फिनिटिव, ये स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस लिखा गया है। अगर ऐसे कुछ सेंटेंस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज प्लस बेयर इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में लिखा गया है तो जब हम पासिव करना पड़ेगा इस वक्त हमको एक रूल लेना पड़ेगा। तो रूल क्या है? अगर ये सौ स्थान पर यहां आप जो सौ देख रहे हैं यहां ये सी वर्ब यूज हुआ है। ओके, यहां सी वर्ब यूज हुआ है, तो जैसे सी वर्ब यहां यूज हुआ ऐसे 9 वर्ब्स ये स्थान पर यूज होते हैं। ओके, तो मेक, लेट, हैव, हेल्प, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ये 9 वर्ब्स यहां यूज होते हैं। ओके, इन टोटल 9 वर्ब्स ये स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। वर्ब प्लस नाउन फ्रेज प्लस बेयर इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस लिखा गया है। अगर ये स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस लिखा गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ आई सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हिम पहले यूज होगा। ओके, पासिव वॉइस में हिम पहले यूज होगा, तो हिम हो गया ही। ओके, तो ऑप्शन ए को देखो, तो हिम हो गया ही। आई सॉ ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में रूल क्या है? तो पहले हिम को ही करके यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस यूज होगा, तो ही यहाँ यूज हो गया। ओके, तो इसके बाद वाज और वेयर, वाज यूज हो गया। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ सॉ लिखा गया है एंड यहाँ इट विल बी टर्न्ड इनटू सीन। ओके, तो ही वाज सीन ये हो गया, बाय फ्रेज आवश्यक नहीं है यहाँ। ओके, मगर ये जो बेयर इन्फिनिटिव आप देख रहे हैं वॉच द फिल्म, ये बेयर इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव को टर्न करना पड़ेगा। ओके, तो ये वॉच टू वॉच हो जाएगा एंड इसके बाद जो यूज होते हैं इसको यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस क्या हुआ? ही वॉज सीन टू वॉच द फिल्म, ही वॉज सीन टू वॉच द फिल्म। अनदर एग्जाम्पल आई कैन साइट बिफोर यू। तो आई मेड हिम क्राई, आई मेड हिम क्राई। ओके, मेक वर्ब यूज हुआ। मैंने तो ऑलरेडी कहा है मेक, लेट, हैव, हेल्प, फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ये 9 वर्ब्स यूज होते हैं यहाँ। ओके, तो यहाँ आई मेड हिम क्राई, तो ही वॉज मेड टू क्राई, ही वॉज मेड, क्राई नहीं, क्राइंग नहीं, टू क्राइड नहीं, क्राइड नहीं, तो ही वॉज मेड टू क्राई होगा। ओके, नंबर 9 डैश आई वुड हैव टोल्ड यू। यहाँ ये सेंटेंस में, ये क्वेश्चन में एक ब्लैंक है, तो इंस्ट्रक्शन क्या है? द ग्रामेटिकली करेक्ट क्लॉज इज डैश। तो यहाँ एक क्लॉज यूज होगा, करेक्टली यूज होगा। 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, तो ऑप्शन ए हैड आई बीन देयर, ऑप्शन बी वेयर आई देयर, ऑप्शन सी इफ आई वाज देयर, ऑप्शन डी इफ आई हैड देयर। ओके, ये 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सब एक इफ क्लॉज यूज होगा, एक कंडीशनल क्लॉज यहाँ यूज होगा। ये टाइप 3 रूल है, ये कंडीशनल क्लॉज की टाइप 3 है। ओके, तो रूल क्या है? इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट होगा, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट एंड मेन क्लॉज में वुड, कुड और माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये मेन क्लॉज है। आई वुड हैव टोल्ड यू ये मेन क्लॉज है। ओके, आई वुड हैव टोल्ड यू, वुड और कुड और माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टोल्ड यहाँ यूज किया गया। तो ये वाला जो ब्लैंक है यहाँ एक इफ क्लॉज यूज किया जाएगा एंड ये इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं। ओके, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, मेन क्लॉज में वुड और कुड और माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? इफ आई हैड देयर, ऑप्शन डी इफ आई हैड देयर, ये पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखा गया है। ओके, ये पास्ट परफेक्ट नहीं, इफ आई हैड देयर ये पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इफ आई वाज देयर ये भी पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी वेयर आई देयर, वेयर आई देयर मतलब इफ आई वेयर देयर। ओके, ये भी पास्ट सिंपल हो गया,
तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हैड आई बीन देयर, हैड आई बीन देयर मतलब इफ आई हैड बीन देयर। अगर ऐसे सेंटेंस लिखा गया है तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन को हम जरूर याद करना पड़ेगा। ओके, तो सेंटेंस होगा हैड आई बीन देयर आई वुड हैव टोल्ड यू। इसका मतलब इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव टोल्ड यू, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 10, शी सेड लेट्स स्टॉप हियर। ओके, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है ये सेंटेंस। इंस्ट्रक्शन द इनडायरेक्ट स्पीच इज डैश। इसके इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ। ऑप्शन ए शी सजेस्टेड टू स्टॉप देयर, ऑप्शन बी शी सजेस्टेड स्टॉपिंग देयर, ऑप्शन सी शी सजेस्टेड दैट वी शुड स्टॉप देयर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, बोथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओके, अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच को। शी सेड लेट्स स्टॉप हियर। ओके, ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट आंसर है। शी सजेस्टेड टू स्टॉप देयर। यदि एक्चुअल वर्ड्स में डायरेक्ट स्पीच में लेट्स यूज होते हैं तो टू स्टॉप दैट मीन्स टू इन्फिनेटिव नहीं यूज होते हैं। ओके, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। शी सजेस्टेड टू स्टॉप देयर। ऑप्शन बी शी सजेस्टेड स्टॉपिंग देयर, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी शी सजेस्टेड दैट वी शुड स्टॉप देयर, ये भी करेक्ट आंसर है। ओके, एंड ऑप्शन डी as B and C both are correct, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ओके, तो बोथ B and C ये भी करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी सही होगा। बोथ B and C ये करेक्ट आंसर है। तो रीजन क्या है इसके पीछे? यदि डायरेक्ट स्पीच में लेट्स यूज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड को टर्न करना पड़ेगा। ओके, तो सी सेड ये सी सजेस्टेड ये हो जाएगा। तो इसके बाद लेट्स स्टॉप देयर ये एक्चुअल वर्ड्स है, तो एक्चुअल वर्ड्स क्या टर्न होगा? तो लेट्स के बाद जो वर्ब आएगा इसके साथ आईएनजी ऐड करना सही होगा। ओके, इसके बाद जो भी लिखा जाता है इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो सी सजेस्टेड स्टॉपिंग देयर, यहाँ सी सेड के लिए सी सजेस्टेड हो गया, एंड लेट्स स्टॉप हियर, एंड इसके लिए तो क्या होगा? लेट्स के बाद जो भी वर्ब है, यहाँ स्टॉप वर्ब है, ये स्टॉपिंग हो जाएगा, ये आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज सजेस्टेड एक वर्ब है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ही यूज होते हैं। ओके, ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म स्ट्रक्चर में लिखा गया है, तो सजेस्टेड के बाद आईएनजी फॉर्म ही जस्ट आते हैं। ओके, तो सी सजेस्टेड स्टॉपिंग देयर ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी कैसे? तो अगर इसे लिखा जाता है सी सेड लेट्स स्टॉप देयर, ये भी दैट क्लॉज, सजेस्टेड के बाद एक दैट क्लॉज भी आते हैं, तो सी सेड के लिए सी सजेस्टेड हो गया, तो इसके बाद दैट भी यूज हो गया। एंड लेट्स के अंदर एक अस है, अस इन द सेंस वी भी है। ओके, तो सी सजेस्टेड दैट वी, एंड अगर लेट्स यूज होते हैं शुड यूज करना सही होगा। सी सजेस्टेड दैट वी शुड स्टॉप देयर। ओके, यदि उनके साथ में इंक्लूड हो तो वी यूज करना सही होगा। इसे भी ऑप्शंस आते हैं, दे शुड स्टॉप देयर ये भी करेक्ट हो जाएगा, बट डिफरेंस क्या है? यदि आप वी यूज करते हैं तो वी मतलब आई भी इंक्लूड है यहाँ, यदि आप वी के बदले दे यूज करते हैं तो आई इंक्लूड नहीं है। ओके, तो शी सजेस्टेड दैट वी शुड स्टॉप देयर ये करेक्ट होगा। बी शी सजेस्टेड स्टॉपिंग देयर ये भी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 11, हाउ मेनी लेटर्स वी आर सेंट इन द टेक्स्ट ए लेटर टू गॉड। ये लेटर टू गॉड ये जो टेक्स्ट है ये प्रोज टेक्स्ट है, ये प्रोज टेक्स्ट में कितना लेटर सेंड हुआ था? ओके, तो पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। ओके, तो पहला ऑप्शन 2 ये इनकरेक्ट आंसर है। एक्चुअली हाउ मेनी लेटर्स वी आर सेंट इन द टेक्स्ट ए लेटर टू गॉड, नॉट 2 letters we are sent in the text a letter to God. ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट है। ओके, 1 letter was not sent in the text a letter to God. ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी दैट मीन्स द आंसर 3 इट इज करेक्ट आंसर। तो हाउ मेनी लेटर्स वी आर सेंट इन द टेक्स्ट ए लेटर टू गॉड? जस्ट 3 letters we are sent in the text a letter to God. ये लेटर टू गॉड ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट में 3 लेटर्स सेंड किया गया था। ओके, तो कैसे? 2 letters we are sent by Lenzo
and one letter was sent by the postmaster in the name of God. Okay. Number 12, to Gandhi there was nothing to memorize in dash. ये क्वेश्चन में एक ब्लैंक है, ये ब्लैंक में ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमको यूज करना पड़ेगा. ओके. तो गांधी के लिए ये कौन सा सब्जेक्ट में कुछ भी मेमोराइज करने के लिए कुछ भी नहीं था. ओके. तो क्या ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी मैथ, ऑप्शन सी ज्योमेट्री, ऑप्शन डी पर्शियन. ओके. तो ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी, it is not Persian. That means to Gandhi there was nothing to memorize in Persian. This is incorrect answer. Option A, this is also incorrect answer. Sanskrit, to Gandhi there was nothing to memorize in Sanskrit. This is also incorrect answer. Okay. Number B, mathematics, math, this is also incorrect answer. And option C ये correct answer है, ये लिखा गया है टेक्स्ट में. Okay. To Gandhi there was nothing to memorize in geometry. Number 13, what according to Gandhiji should children first be taught? Okay. तो 4 ऑप्शन है यहाँ. ऑप्शन ए आर्ट ऑफ ड्राइंग, ऑप्शन बी लर्निंग टू राइट, ऑप्शन सी फिजिकल गेम्स, ऑप्शन डी गाइडिंग कैरेक्टर. ओके. आप टेक्स्ट बुक पर जाएं, पेज नंबर 30 पैराग्राफ नंबर 5 में एक क्वेश्चन के आंसर है. ओके. ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर है. गाइडिंग कैरेक्टर, दिस इज इनकरेक्ट आंसर. ऑप्शन सी फिजिकल गेम्स, ये भी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी लर्निंग टू राइट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है. एंड ऑप्शन ए आर्ट ऑफ ड्राइंग, दिस इज करेक्ट आंसर. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी शुड चिल्ड्रन फर्स्ट बी टॉट? द चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग. इट्स रिटन इन पेज नंबर 30 पैराग्राफ नंबर 5. ओके. आप ये देख सकते हैं आप. नंबर 14, आज दिवाली इज इन ओडिशा, तिहार इज इन डैश स्टेट. ओके. कौन सा स्टेट में तिहार, जैसे दिवाली उड़ीसा में, तो तिहार ये कौन सा स्टेट में सेलिब्रेट होते हैं? तो ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम. ओके. तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 50 पैराग्राफ नंबर 15 में आप ये देख सकते हैं. इसके आंसर है, ये क्वेश्चन के आंसर है. तो आंसर क्या होगा? आज दिवाली इज इन ओडिशा, तिहार इज इन त्रिपुरा. दिस इज इनकरेक्ट आंसर. तो आज दिवाली इज इन ओडिशा, तिहार इज इन मणिपुर, ये इनकरेक्ट आंसर. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी मिजोरम, ये भी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी सिक्किम. ओके. आज दिवाली इज इन ओडिशा, तिहार इज इन सिक्किम. जैसे ओडिशा में हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सिक्किम में ऐसे तिहार भी सेलिब्रेट हो रहा है. ओके. नंबर 15, कराची पूजा इज सेलिब्रेटेड फॉर डैश इन त्रिपुरा. It means how long is Karachi Puja celebrated in Tripura? Another question you can find. कितने दिनों तक ये कराची पूजा सेलिब्रेट हो रहा है? A 1 week, ऑप्शन बी 2 weeks, ऑप्शन सी 3 weeks, ऑप्शन डी 4 weeks. ये आंसर आपकी पेज नंबर 49 पैराग्राफ नंबर 10 में मौजूद है. ओके. आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 49 पैराग्राफ नंबर 10 में. तो करेक्ट आंसर क्या है? 4 weeks, दिस इज इनकरेक्ट आंसर. 3 weeks, this is incorrect answer. Option B 2 weeks, this is incorrect answer. And option A 1 week, this is a correct answer. Okay. So Karachi Puja is celebrated for 1 week. Number 16, Sikkim is not a dash part of northeast region of India. तो 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है. बॉर्डरिंग पार्ट, सेपरेट पार्ट, डिफरेंट पार्ट, अनकनेक्टेड पार्ट. कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक है? ओके. तो सिक्किम इज नॉट ए अनकनेक्टेड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. दिस इज इनकरेक्ट आंसर. नॉट अनकनेक्टेड पार्ट. आप देख सकते पेज नंबर 47 पैराग्राफ नंबर 1 ये लिखा गया है. ओके. तो ऑप्शन डी अनकनेक्टेड, दिस इज इनकरेक्ट आंसर. ऑप्शन सी डिफरेंट पार्ट, ये भी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी सेपरेट, ये इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए बॉर्डरिंग, दिस इज करेक्ट आंसर. ओके. यहां लिखा गया है सिक्किम इज नॉट ए बॉर्डरिंग पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. ये लिखा गया है आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 47 पैराग्राफ नंबर 1. आप ये देख सकते हैं. नंबर 17, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए डैश नेम फॉर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ओके. तो 4 ऑप्शन यहां हमें दिया गया है. ऑप्शन ए सेपरेट, ऑप्शन बी इज बॉर्डरिंग,
ऑप्शन सी कलेक्टिव, ऑप्शन डी कनेक्टेड। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पेज नंबर 47 पैराग्राफ नंबर 1 फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं। ओके, पैराग्राफ नंबर 1। तो फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पैराग्राफ 1 एंड लाइन नंबर 1 फर्स्ट लाइन में ये लिखा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए डैश नेम फॉर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ऑप्शन डी दिस इज इनकरेक्ट आंसर। Connected name for the easternmost parts of India. This is incorrect answer. Option A, this is incorrect answer. Option B, this is incorrect answer. Option C, this is correct answer. ये लिखा गया है लाइन नंबर 1 में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ए कलेक्टिव नेम फॉर द ईस्टर्नमोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। नंबर 18, दोराबजी दुलजी डिड नॉट लिसन टू गांधी। तो क्यों? ऑप्शन ए, to exempt him from gymnastics, B, to serve his father, C, to get the fine remitted, option D, to prove his innocence। ओके, तो ये पैराग्राफ नंबर 3 एंड पेज नंबर 29 आप देख सकते हैं। ये पैराग्राफ में इसके आंसर है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? टू प्रूव हिज इनोसेंस, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। टू गेट द फाइन रिमिटेड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। टू सर्व हिज फादर, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट आंसर है। टू एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम जिम्नास्टिक्स, दोराबजी दुलजी डिड नॉट लिसन टू गांधी टू एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम जिम्नास्टिक्स। ओके, यहां लिखा गया है ही डिड नॉट लिसन टू मी। ओके, नंबर 19, अकॉर्डिंग टू गांधी फिजिकल ट्रेनिंग इज एज इंपोर्टेंट एज डैश। तो किस तरह फिजिकल ट्रेनिंग इंपोर्टेंट है गांधी जी कह रहे हैं? ऑप्शन ए करिकुलम, ऑप्शन बी मेंटल ट्रेनिंग, ऑप्शन सी जिम्नास्टिक्स, ऑप्शन डी फिजिकल एक्सरसाइज। ये कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? तो इसके आंसर आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 29 पैराग्राफ नंबर 2 एंड लास्ट लाइन में ये लिखा गया है। ओके, तो आंसर क्या है? आंसर फिजिकल ट्रेनिंग, आंसर फिजिकल एक्सरसाइज। ये करेक्ट आंसर नहीं, ये इनकरेक्ट आंसर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गांधी फिजिकल ट्रेनिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल एक्सरसाइज, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जिम्नास्टिक्स, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करिकुलम, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेंटल ट्रेनिंग, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, पेज नंबर 29 में ये लिखा गया है। नंबर 20, लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट। यहाँ रेस्ट मतलब क्या है? हियर द रेस्ट रिफर्स टू डैश। 70 pesos ऑप्शन ए, 40 pesos ऑप्शन बी, 30 pesos ऑप्शन सी, 20 pesos ऑप्शन डी। ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर है। 20 pesos नहीं। ऑप्शन ए 70 pesos ये भी नहीं है। ऑप्शन बी 40 pesos ये भी नहीं है। मगर ऑप्शन सी 30 pesos, दिस इज करेक्ट आंसर। तो 70 pesos मिल गया था, लेंचो को 70 pesos मिल गया था और रह गए 30 pesos। ओके, नंबर 21, वाई डज द माउंटेन टॉप अपीयर पावरफुल। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए फॉर द सन, बी फॉर द रेज ऑफ द सेटिंग सन, ऑप्शन सी फॉर सन रेज, ऑप्शन डी फॉर ब्लूइश रेड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? ये 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल से। ओके, तो ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट आंसर फॉर ब्लूइश रेड, दैट मीन्स द माउंटेन टॉप अपीयर्स पर्पल फॉर ब्लूइश रेड, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर, ये भी इनकरेक्ट आंसर है फॉर सन रेज। द माउंटेन टॉप अपीयर्स पर्पल फॉर सन रेज, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन ए फॉर द सन, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए ये भी इनकरेक्ट आंसर है। द माउंटेन टॉप अपीयर्स पर्पल फॉर द सन, ये इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, फॉर द रेज ऑफ द सेटिंग सन, द माउंटेन टॉप अपीयर्स पर्पल फॉर द रेज ऑफ द सेटिंग सन। पेज नंबर 3 एंड नोट्स एंड ग्लोसरी में यहाँ लिखा गया है द रेज ऑफ द सेटिंग सन मेक द माउंटेन टॉप अपीयर पर्पल। ओके, नंबर 22, CF Alexander says we play on dash। ऑप्शन ए ग्रास, ऑप्शन बी वाटर साइड, ऑप्शन सी मिडो, ऑप्शन डी ग्रीनवुड। ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से ऑप्शन डी ग्रीनवुड, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ये इनकरेक्ट आंसर है। CF Alexander says we play on greenwood, दिस इज इनकरेक्ट आंसर।
ऑप्शन ए ग्रास, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी वाटर साइड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी मिडो, ये करेक्ट आंसर है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है। तो CF अलेक्जेंडर सेज वी प्ले ऑन मिडो। ओके, तो ये आंसर फिफ्थ स्टैंजा सेकेंड लाइन, द मिडोज वेयर वी प्ले, यहां लिखा गया है। ओके, तो फिफ्थ स्टैंजा सेकेंड लाइन में ये लिखा गया है। नंबर 23, द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बिलोंग्स टू द बुक डैश। तो कौन सा बुक में ये बिलोंग करते हैं? तो ये ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ये जो पोएम है ये कौन सा बुक में बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए क्रिसमस कैरोल, ऑप्शन बी वॉसेस फॉर होली सीजन, ऑप्शन सी हिम फॉर चिल्ड्रेन, ऑप्शन डी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये कौन सा बुक में ये बिलोंग करते हैं? ओके, तो ऑप्शन ए क्रिसमस कैरोल, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी वॉसेस फॉर होली सीजन, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हिम फॉर चिल्ड्रेन, ये करेक्ट आंसर है। द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बिलोंग्स टू द बुक हिम फॉर चिल्ड्रेन, ये पेज नंबर 2 अबाउट द पोएम में लिखा गया है। दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन हिम फॉर चिल्ड्रेन, ये लाइन लिखा गया है, आप देख सकते पेज नंबर 2। ओके, द लास्ट 2 लाइन्स में ये लिखा गया है। नंबर 24, हाउ मेनी पर्सन्स वर वॉकिंग विद द गर्ल इन द फील्ड? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट आंसर। नॉट 1 पर्सन वाज वॉकिंग विद द गर्ल इन द फील्ड, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 2, नॉट 2 पर्सन्स, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो नॉट 2 पर्सन्स वी आर वॉकिंग विद द गर्ल इन द फील्ड, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 3, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। 3 persons who are walking with the girl in the field, this is also incorrect answer, ये भी incorrect answer है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो क्यों? ये लिखा गया है पेज नंबर 19, तो पहला स्टैंजा फर्स्ट लाइन में ये लिखा गया है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। ये पोएम का ये फर्स्ट लाइन है, द सॉलिटरी रिवर, ये पोएम की ये फर्स्ट लाइन है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। सिंगल मतलब ये गर्ल, ओनली द गर्ल वाज देयर। ओके, सो नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। Number 25, the narrator in the poem The Solitary River listened to the music dash. That means how did the narrator in the poem The Solitary River listen to the music? ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन ए while he mounted up the hill, ऑप्शन बी without movement, ऑप्शन सी while it was springtime, ऑप्शन डी while battles were being fought लॉन्ग एगो। तो कौन सा आंसर इनमें से सही है? तो ऑप्शन डी दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन डी दिस इज इनकरेक्ट आंसर। व्हाइल बैटल्स वर बीइंग फॉट लॉन्ग एगो, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी व्हाइल इट वाज स्प्रिंग टाइम, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। द नरेटर इन द पोएम द सॉलिटरी रिवर लिसन टू द म्यूजिक व्हाइल इट वाज स्प्रिंग टाइम, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन ए व्हाइल ही माउंटेड अप द हिल, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। While he mounted up the hill, ये लिखा गया है, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, ये लिखा गया है, मगर ये सही आंसर नहीं है। ओके, बट ऑप्शन बी दिस इज करेक्ट आंसर, विदाउट मूवमेंट। पेज नंबर 21, लास्ट स्टैंजा, ये पोएम के लास्ट स्टैंजा एंड पहला लाइन में लिखा गया है। लास्ट स्टैंजा पहला लाइन पेज नंबर 21 आपकी टेक्स्ट बुक में। ओके, तो without movement, that means the narrator in the poem The Solitary River listened to the music without movement, ये लाइन लिखा गया है, I listened motionless and still, motionless मतलब without movement। ओके, I listened motionless and still, ये लिखा गया है, तो ये करेक्ट आंसर है। नंबर 26, Vicky in the poem is a dash character। ऑप्शन ए फिक्शनल कैरेक्टर, ऑप्शन बी ए रियल कैरेक्टर, ऑप्शन सी डेविल लाइक कैरेक्टर, ऑप्शन डी ब्रिलियंट कैरेक्टर। तो ऑप्शन ए ये सही आंसर है। ऑप्शन ए ये फिक्शनल कैरेक्टर है, ये रियल कैरेक्टर नहीं, ये डेविल कैरेक्टर नहीं, ये ब्रिलियंट कैरेक्टर नहीं है। तो ऑप्शन ए इट इज द करेक्ट आंसर। तो विकी इन द पोएम इज ए फिक्शनल कैरेक्टर, ये आंसर लिखा गया है पेज नंबर 90 एंड अबाउट द पोएम में। ओके, अबाउट द पोएम, ये जो सेकेंड पैराग्राफ है अबाउट द पोएम में,
तो यहां लिखा गया है एंड ये लाइन लिखा गया है भिक्यू इज ए फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द पोएट फॉर दिस पोएम, ये लिखा गया है अबाउट द पोएम में, पेज 90 में आप देख सकते हैं। नंबर 27, डैश वाज वॉचिंग पीपल इन द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार। ओके, तो ये क्वेश्चन फ्रॉम द फॉर्मालिन जार, ये पोएम से। तो ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए विकी वाज वॉचिंग, ऑप्शन बी विकी's ब्रेन वाज वॉचिंग, ऑप्शन सी द ब्रेन वाज वॉचिंग, ऑप्शन डी हिज फ्रेंड वाज वॉचिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर है। हिज फ्रेंड वाज वॉचिंग पीपल इन द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर। द ब्रेन वाज वॉचिंग पीपल इन द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार, द ब्रेन भी नहीं है, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए विकी, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। विकी वाज वॉचिंग पीपल इन द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार, ओके, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर, विकी's ब्रेन वाज वॉचिंग पीपल इन द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार, ओके। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 88 फ्रॉम द फॉर्मालिन जार, पेज नंबर 88, पहला स्टांजा, फर्स्ट स्टांजा, लास्ट लाइन में ये लिखा गया है, पहला लाइन एंड लास्ट लाइन में ये लिखा गया है। ये लिखा गया है, हाय आई एम विकी's ब्रिलियंट ब्रेन sitting in a formalin jar with disdain on display to promote knowledge gain, watching people stare at me again and again, ओके। तो पहला लाइन में ये लिखा गया, हाय आई एम विकी's ब्रिलियंट ब्रेन। ये लास्ट लाइन में ये लिखा गया, वाचिंग पीपल स्टेयर एट मी अगेन एंड अगेन। तो विकी's ब्रिलियंट ब्रेन वाज वाचिंग, विकी नहीं। नंबर 28, ये क्वेश्चन विलेसंग की क्वेश्चन रिटन बाय सरोजिनी नायडू, पहला स्टांजा की ये क्वेश्चन, ओके। ये स्टांजा में लिखा गया, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, ये क्वेश्चन है, ओके। तो हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, यहां गोल्डन ग्रेन को बोल्ड लेटर में लिखा गया। तो व्हाट डज गोल्डन ग्रेन मीन हियर, यहां गोल्डन ग्रेन की मीनिंग क्या है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। एक्सपेंसिव ग्रेन, ऑप्शन ए। येलो कलर्ड डिशेस, ऑप्शन बी। टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी रिच मैन्स फूड। ऑप्शन ए इनकरेक्ट आंसर, एक्सपेंसिव ग्रेन नहीं, गोल्डन ग्रेन मतलब एक्सपेंसिव ग्रेन नहीं। ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट आंसर है। येलो कलर्ड डिशेस, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी रिच मैन्स फूड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर, टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 में ये लिखा गया है, नोट्स एंड ग्लोसरी में लिखा गया है, गोल्डन ग्रेन मतलब डेलिकेट डिशेस, इसकी मतलब टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड, ओके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 29, हाउ मेनी ह्यूमन कैरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम विलेज सॉन्ग, विलेज सॉन्ग में कितने ह्यूमन कैरेक्टर्स है, मानव चरित्र है, ओके। 4 ऑप्शंस यहां दिया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4, ओके। तो 4 ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन ए ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी दिस इज इनकरेक्ट आंसर। 1 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, 3 ह्यूमन कैरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम विलेज सॉन्ग। तो कैसे? एक है ये गर्ल की मदर है, नंबर 2 ये गर्ल, नंबर 3 ये गर्ल की लवर है, ओके। यहां 3 ह्यूमन कैरेक्टर्स है, तो 3 ह्यूमन कैरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम विलेज सॉन्ग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 30, और एक क्वेश्चन विलेज सॉन्ग से, हु इज द लवर इन द पोएम विलेज सॉन्ग। ये विलेज सॉन्ग में लवर किसको रिफर करते हैं? ऑप्शन ए द बॉयफ्रेंड ऑफ द गर्ल, ऑप्शन बी द गर्ल्स बिट्रूथ्ड, ऑप्शन सी द गर्ल हरसेल्फ, ऑप्शन डी ए हॉर्स राइडर। तो किसको रिफर करते हैं? यहां हॉर्स राइडर नहीं, ओके, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। द गर्ल हरसेल्फ ये नहीं, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है, द गर्ल्स बिट्रूथ्ड। ऑप्शन ए द बॉयफ्रेंड ऑफ द गर्ल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर, ओके। तो हु इज द लवर इन द पोएम विलेज सॉन्ग? द गर्ल्स बिट्रूथ्ड इज द लवर इन द पोएम विलेज सॉन्ग। तो बिट्रूथ मतलब जिसके साथ एंगेजमेंट हुआ है, तो इसको बिट्रूथ कहा जाता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, पेज नंबर 43 अबाउट द पोएम में लास्ट 2 लाइन्स में ये लिखा गया है,
तो हु इज द लवर इन द पोएम विलेज सॉन्ग? द गर्ल्स बीट्रूथ इज द लवर इन द पोएम विलेज सॉन्ग. ओके. नंबर 31. When grandfather saw Timothy in the cage, he greeted him saying dash. तो 4 ऑप्शन यहां दिया गया है. ऑप्शन ए हेलो टिमोथी, ऑप्शन बी गुड मॉर्निंग टिमोथी, ऑप्शन सी गुड बाय टिमोथी, ऑप्शन डी गुड इवनिंग टिमोथी. इसे 4 ऑप्शन दिया गया है. ऑप्शन डी गुड इवनिंग टिमोथी ये इनकरेक्ट आंसर है. तो इन ग्रैंडफादर सॉ टिमोथी इन द केज ही ग्रीटेड हिम सेइंग गुड इवनिंग टिमोथी, ऐसे नहीं कहा जाता है. तो दिस इज इनकरेक्ट आंसर. ऑप्शन सी गुड बाय टिमोथी ये भी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी गुड मॉर्निंग टिमोथी ये भी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए हेलो टिमोथी दिस इज करेक्ट आंसर. व्हेन ग्रैंडफादर सॉ टिमोथी इन द केज ही ग्रीटेड हिम सेइंग हेलो टिमोथी. तो ये पेज नंबर 110 पैराग्राफ नंबर 3 में ये लिखा गया है. टेक्स्ट बुक देख सकते. ओके. नंबर 32. हु डज द एक्सप्रेशन माय डियर सर रिफर टू हियर? ओके. तो ऑप्शन ए सरजी, ऑप्शन बी द बेगर, ऑप्शन सी ओल्गा, ऑप्शन डी द राइटर. तो माय डियर सर किसको यहां रिफर करते हैं? ऑप्शन ए सरजी ये भी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए सरजी ये इनकरेक्ट आंसर. ऑप्शन सी ओल्गा ये इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी राइटर ये इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी द बेगार ये करेक्ट आंसर. ओके. तो हु डज द एक्सप्रेशन माय डियर सर रिफर टू हियर? द एक्सप्रेशन माय डियर सर रिफर्स टू द बेगार. ओके. यहां लिखा गया है पेज नंबर 116 एंड लाइन नंबर 11 ऊपर से लाइन नंबर 11 आप देख सकते. यहां लिखा गया है दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर ही क्राइड एंग्रीली. यहां लिखा गया है दिस इज स्विंडलिंग आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू. ये लिखा गया है, आप ये देख सकते. नंबर 33. द लास्ट टेंस वेयर मींट फॉर डैश. तो ये लास्ट टेंस किसके लिए ये बनाया गया था? ऑप्शन ए द शिकारीज, ऑप्शन बी द सर्वेंट्स, ऑप्शन सी द हेल्पर्स, ऑप्शन डी द असिस्टेंट्स. ये किसके लिए ये लास्ट टेंस बनाया गया था? तो ऑप्शन ए द शिकारीज ये करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए ये शिकारीज ये करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी ये सर्वेंट्स के लिए नहीं था. ऑप्शन सी ये हेल्पर्स के लिए नहीं था. तो ऑप्शन डी द असिस्टेंट्स द लास्ट टेंस वेयर मींट फॉर द असिस्टेंट्स ये भी इनकरेक्ट आंसर है. ओके. ये आपकी पेज नंबर 107 एंड पैराग्राफ नंबर 3 एंड फर्स्ट लाइन में ये लिखा गया है. 7 लास्ट टेंस 1 फॉर ईच शिकारी ये लिखा गया है. ओके. ब्रैकेट में लिखा गया है 1 फॉर ईच शिकारी. नंबर 34. Which of the following expressions does not refer to Loskov? यहां 4 ऑप्शंस दिया गया है. ये कौन सा ऑप्शन लॉस्कॉफ को नहीं रिफर करते हैं, लॉस्कॉफ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. ओके. तो ऑप्शन ए द म्यूजिशियन, ऑप्शन बी द सीडो टीचर, ऑप्शन सी द वेफ, ऑप्शन डी द मेंडिकेंट. लॉस्कॉफ एक मेंडिकेंट था, तो ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी द सीडो टीचर. तो द सीडो टीचर ये लॉस्कॉफ भी एक सीडो टीचर था. ओके. ऑप्शन सी द वेफ ये भी लॉस्कॉफ था. द वेफ दैट मीन्स लॉस्कॉफ वाज ए वेफ. ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है द म्यूजिशियन. लॉस्कॉफ वाज नॉट ए म्यूजिशियन, जस्ट लॉस्कॉफ वाज ए सिंगर. म्यूजिशियन मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर काम कर रहे हैं, इसको म्यूजिशियन कहा जाता है. ओके. तो लॉस्कॉफ एक सिंगर था, म्यूजिशियन नहीं. Number 35. Sergei was dash of himself for engaging the beggar in menial labor. Option A sorry, option B angry, option C glad, option D sorry and ashamed. ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सॉरी ये इनकरेक्ट आंसर है. ओके. Sergei was sorry of himself for engaging the beggar in menial labor. This is incorrect answer. Sergei was angry, ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी ग्लैड, Sergei was glad of himself ये भी इनकरेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी सॉरी एंड असेम्ड ये करेक्ट आंसर. ओके. तो डी वाला आंसर करेक्ट है. Sergei was sorry and ashamed of himself for engaging the beggar in menial labor. क्यों? ये पेज नंबर 118 एंड पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया है.
ओके, पहला लाइन में आप देख सकते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 पहला लाइन में ये लिखा गया है, Sergei's anger had vanished and now began to feel a little sorry and ashamed of himself. ओके, ये लिखा गया है। ये थर्ड पैराग्राफ पहला लाइन में लिखा गया है 118 पेज में। नंबर 36, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द बुलॉक? ऑप्शन ए 100 रुपीज, ऑप्शन बी 150 रुपीज, ऑप्शन सी 200 रुपीज, ऑप्शन डी 250 रुपीज। तो कितना प्राइस था बुलॉक की, कितना प्राइस था? ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट आंसर है, 200 रुपीज। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द बुलॉक? द प्राइस ऑफ द बुलॉक वाज 200 रुपीज, 100 रुपीज, 250 रुपीज। ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी दिस इज करेक्ट आंसर। द प्राइस ऑफ द बुलॉक वाज 150 रुपीज। पेज नंबर 130 एंड सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखा गया है, सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखा गया है, यहां लिखा गया है, एल्गू हैड मेनी एनिमीज, they too gathered and helped Sahuji. Elgu was helpless, but how could he lose 150 rupees? ये लिखा गया है। नंबर 37, Juman said to his friends, God sees all the dash. ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी इविल, ऑप्शन सी गुड एंड इविल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। ओके, तो ये कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए ये इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट आंसर। जुमान सेड टू हिज फ्रेंड्स गॉड सीज ऑल द गुड, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट आंसर है, जुमान सेड टू हिज फ्रेंड्स गॉड सीज ऑल द इविल, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 129 एंड पैराग्राफ 2, तो फोर्थ लाइन में लिखा गया है, God sees all the good and evil, पैराग्राफ नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4 में ये लिखा गया है। नंबर 38, who said long live the God the phones? Who said it? जुमान said, ऑप्शन बी करीमान said, ऑप्शन सी समझू साहू said, ऑप्शन डी एल्गू चौधरी said। एक इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इनकरेक्ट आंसर, समझू साहू ने नहीं कहा था। ओके, ऑप्शन बी करीमान सेड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करीमान ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जुमान सेड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी एल्गू, ये करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 130 एंड लास्ट 2 लाइन्स में ये लिखा गया है, यहां लिखा गया है, एल्गू चौधरी वाज हैप्पी, ही गॉट ऑफ एंड गिव ए लाउड चीयर, लॉन्ग लिव द गॉड दैट इज द फोन्स, ये लिखा गया है। नंबर 39, Dr. Radhakrishnan speaks on one or two aspects of dash. यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए विवेकानंद टीचिंग, ऑप्शन बी विवेकानंद लाइफ, ऑप्शन सी विवेकानंद आइडियोलॉजी, ऑप्शन डी विवेकानंद फिलोसफी। ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर। विवेकानंद फिलोसफी, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। डॉक्टर राधाकृष्णन स्पीक्स ऑन वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ विवेकानंद फिलोसफी, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विवेकानंद आइडियोलॉजी, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ओके, डॉक्टर राधाकृष्णन स्पीक्स ऑन वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ विवेकानंद आइडियोलॉजी, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। एंड ऑप्शन बी विवेकानंद लाइफ, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है। तो विवेकानंद टीचिंग, डॉक्टर राधाकृष्णन स्पीक्स ऑन वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ विवेकानंद टीचिंग, ये पेज नंबर 140, ये सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखा गया है। यहाँ 2 लाइन्स है, मैं ये लाइन्स पढ़ रहा हूं। इन द शॉर्ट टाइम एट माई डिस्पोजल इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू स्पीक ऑन मोर देन वन और टू एस्पेक्ट्स ऑफ विवेकानंद टीचिंग, ये लिखा गया है। नंबर 40, हु वर्शिप बिफोर फायर, यहां 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी द मोहम्मदन, ऑप्शन सी द क्रिश्चियन, ऑप्शन डी द जोरास्ट्रियन। ऑप्शन ए दिस इज इनकरेक्ट आंसर, द हिंदू, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी द मोहम्मदन, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी द क्रिश्चियन, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी द जोरास्ट्रियन, ये करेक्ट आंसर है। ये डी वाला आंसर करेक्ट है। पेज नंबर 142, थर्ड पैराग्राफ, लास्ट 2 लाइन्स में ये लिखा गया है। यहां लिखा गया है, वी यूनाइट आवरसेल्व्स विथ एवरी रिलीजन,
प्रेइंग इन द मॉस्क ऑफ द मोहम्मदान, वर्शिपिंग बिफोर द फायर ऑफ द जोरास्ट्रियन, यहां लिखा गया है। एंड नीलिंग टू द क्रॉस ऑफ द क्रिस्टियन, यहां लिखा गया है। तो वर्शिपिंग बिफोर द फायर ऑफ जोरास्ट्रियन लिखा गया है। ओके, यहां आप देख सकते हैं नंबर 41, 42, 43, 44 एंड 45, ये 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन ये लैंग्वेज स्टडी की क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन 41, which sentence has a non-defining relative clause? Which sentence has a non-defining relative clause? यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए, my brother who saw you there is a pilot. ऑप्शन बी, my mother who saw you there is a pilot. ऑप्शन सी, my brother is a pilot who saw you there. ऑप्शन डी, my brother is a pilot who you saw there. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है? ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। इसके पीछे एक कारण है। तो कारण क्या है? अगर एक सेंटेंस में कॉमा यूज होते हैं एंड एक रिलेटिव क्लॉज से पहले रिलेटिव क्लॉज के बाद कॉमा यूज होते हैं, ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ओके, अगर कॉमा नहीं तो ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। ए लेटर टू गॉड से आते हैं। नंबर 42, इफ यू हैडंट बीन देयर आई वुड हैव सीन यू। ये क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये क्वेश्चन में एक कंडीशनल क्लॉज एंड एक मेन क्लॉज है। आई वुड हैव सीन यू एक मेन क्लॉज है एंड इफ यू हैडंट बीन देयर ये एक कंडीशनल क्लॉज है। ये क्वेश्चन एट द हाई स्कूल टेक्स्ट की क्वेश्चन पेज नंबर 39 में, टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 39 में ये क्वेश्चन है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन क्या है? ब्रेक अप द सेंटेंस इनटू 2 सेपरेट सेंटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ब्रेक करके हम 2 सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ऑप्शन 4 ऑप्शन यहां दिया गया है। पहला ऑप्शन, यू डिडंट गो देयर, आई सॉ यू। दूसरा ऑप्शन, आई वेंट देयर, आई डिडंट सी यू। ऑप्शन सी, यू वर देयर, आई डिडंट सी यू। ऑप्शन डी, यू वर देयर, आई हैडंट सीन यू। मगर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, यू डिडंट गो देयर, आई सॉ यू, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, यू वेंट देयर, आई डिडंट सी यू, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी, यू वर देयर, आई हैडंट सीन यू, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। मगर ऑप्शन सी, यू वर देयर, आई डिडंट सी यू, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 2 सेंटेंसेस यहां बनाया गया है। इसके पीछे एक रूल है। तो रूल क्या है? ये कंडीशनल क्लॉज की टाइप 3 रूल है। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, मेन क्लॉज में वुड और कुड और माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होते हैं। मगर ये सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो कैसे होगा? ये सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए हम ये दोनों सेंटेंस को पास्ट सिंपल में लिखना पड़ेगा। यदि इफ क्लॉज में नेगेटिव फॉर्म है तो ये सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव फॉर्म है, ये सेंटेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर मेन क्लॉज में नेगेटिव फॉर्म है तो ये सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। यदि मेन क्लॉज में पॉजिटिव फॉर्म है, ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे इफ यू हैडंट बीन देयर, यहां बीन एक मेन वर्ब है तो ये बी वर्ब है। इसको पास्ट सिंपल करने के लिए ये सेंटेंस होगा यू वर देयर, यहां नेगेटिव फॉर्म यूज हुआ एंड यहां ये पॉजिटिव फॉर्म यूज हुआ। तो यू वर देयर ये पॉजिटिव फॉर्म में पास्ट सिंपल में लिखा गया। ओके, तो आई वुड हैव सीन यू, सीन यहां ये मेन वर्ब है। तो आई डिडंट सी यू हुआ। तो क्यों? आई वुड हैव सीन यू ये पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ एंड ये सेंटेंस क्या होगा? आई डिडंट सी यू, ये नेगेटिव हो गया, पास्ट सिंपल में लिखा हुआ। तो ये सेंटेंस हो गया यू वर देयर एंड आई डिडंट सी यू। ये रूल है। नंबर 43, ही डैश बिफोर आई डैश हिम। ये क्वेश्चन एट द हाई स्कूल से आया है। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन भी सेट हुआ, ये टेंस को लेकर ये क्वेश्चन सेट हुआ। तो ऑप्शन ए, हैड गॉट ऑफ, तो पहला ब्लैंक में हैड गॉट ऑफ एंड दूसरा ब्लैंक में कॉल्ड। ऑप्शन बी, पहला ब्लैंक में गॉट ऑफ एंड दूसरा ब्लैंक में हैड कॉल्ड। ऑप्शन सी, पहला ब्लैंक में गॉट ऑफ एंड दूसरा ब्लैंक में कॉल्ड। एंड ऑप्शन डी, वाज गेटिंग ऑफ कॉल्ड। ये इनमें से कौन सा आंसर सही है? ओके, तो ऑप्शन डी
was getting off called, that means he was getting off before I called him, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी got off called, that means he got off before I called him, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है, had got off called, ये करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स he had got off before I called him। तो क्यों, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो रीजन क्या है, अगर ऐसे एक सेंटेंस लिखा गया है, पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो बिफोर के बाद जो क्लॉज आते हैं इसको आप पास्ट सिंपल में लिखना होगा। ओके, एंड बिफोर से पहले जो क्लॉज आते हैं इसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखना होगा। ओके, मैं फिर ये रिपीट करना चाहता हूं, अगर एक सेंटेंस में बिफोर यूज होते हैं एंड पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो बिफोर के बाद जो क्लॉज आते हैं इसको आप पास्ट सिंपल में यूज करना होगा। तो बिफोर आई कॉल्ड हिम, एंड बिफोर से पहले जो क्लॉज आते हैं इसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखना होगा। तो सेंटेंस हो गया ही हैड गॉट ऑफ बिफोर आई कॉल्ड हिम। ओके, नंबर 44, द मैन अरेस्टेड वाज फ्रॉम मुंबई। यहां एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द नॉन फाइनाइट क्लॉज इज डैश। व्हाट इज द नॉन फाइनाइट क्लॉज हियर? ओके, ऑप्शन ए अरेस्टेड, ऑप्शन बी अरेस्टेड मैन, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी वाज फ्रॉम। ये कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? ये क्वेश्चन फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्वेश्चन। ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62 में ये क्वेश्चन है। ऑप्शन डी वाज फ्रॉम ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी अरेस्टेड मैन ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाज ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए ये वाला आंसर करेक्ट है। ओके, अरेस्टेड दिस इज अ नॉन फाइनाइट क्लॉज, इट्स अ सिंगल वर्ड नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो कैसे? द मैन अरेस्टेड वाज फ्रॉम मुंबई, दैट मीन्स द मैन हु वाज अरेस्टेड वाज फ्रॉम मुंबई। ओके, हु वाज अरेस्टेड ये एक फाइनाइट क्लॉज है। अगर सिर्फ आप अरेस्टेड यूज कर रहे हैं तो ये भी एक क्लॉज हो गया एंड ये एक नॉन फाइनाइट क्लॉज हो गया। इंस्टेड ऑफ हु वाज अरेस्टेड आप अरेस्टेड भी यूज कर सकते। द मैन हु वाज अरेस्टेड, इसके लिए द मैन अरेस्टेड वाज फ्रॉम मुंबई, दैट मीन्स द मैन हु वाज अरेस्टेड वाज फ्रॉम मुंबई। तो अरेस्टेड एक नॉन फाइनाइट क्लॉज है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 45, शी इज ब्लेस्ड डैश टू लवली चिल्ड्रेन। तो यहां एक प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे, फिल इन द गैप विथ ए सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी विथ। ये क्वेश्चन फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्वेश्चन है, पेज नंबर 60 में ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए फॉर ये इनकरेक्ट आंसर है। शी इज ब्लेस्ड फॉर टू लवली चिल्ड्रेन ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बाय ये भी इनकरेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर है। ऑप्शन सी डाउन ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी विथ ये करेक्ट आंसर है। तो शी इज ब्लेस्ड विथ टू लवली चिल्ड्रेन ये करेक्ट प्रीपोजिशन है। ओके, ब्लेस्ड के साथ विथ यूज होते हैं। अब आप देखेंगे 5 क्वेश्चंस 46, 47, 48, 49 एंड 50। ये नंबर क्वेश्चंस ये वोकेबुलरी स्किल की क्वेश्चंस है। ओके, तो नंबर 46, वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड डैश। ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसके सेम साउंड आते हैं मगर स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग्स भी डिफरेंट है। ये सब वर्ड्स को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए होमोग्राफ्स, ऑप्शन बी होमोफोन्स, ऑप्शन सी होमोनिम्स, ऑप्शन डी सिनोनिम्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन भी फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्वेश्चन। ओके, पेज नंबर 59 में आप ये क्वेश्चन देख सकते। ऑप्शन डी सिनोनिम्स ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए होमोग्राफ्स ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी होमोफोन्स ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी होमोनिम्स ये करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या? वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। जिस वर्ड के सेम साउंड्स आते हैं एंड स्पेलिंग्स डिफरेंट, मीनिंग्स भी डिफरेंट है, इसको होमोनिम्स कहा जाता है। ओके, टेक्स्ट बुक की पेज 59 पर यह लिखा गया है। नंबर 47, नाउ डेज ट्रेडिशनल स्किल्स आर बीइंग रिन्यूड।
ये रिन्यूड को अंडरलाइन किया गया। इंस्ट्रक्शन ये है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ अनदर वर्ड विथ ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। तो ये रिन्यूड को हम रिप्लेस करना पड़ेगा और एक वर्ड यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा वर्ड सही होगा? ऑप्शन ए कंप्राइज्ड, ऑप्शन बी रिवाइव्ड, ऑप्शन सी डिस्कार्डेड, ऑप्शन डी प्रिजर्व्ड। तो ये क्वेश्चन भी फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्वेश्चन, पेज नंबर 51 नोट्स एंड ग्लोसरी में ये क्वेश्चन है। ओके, तो रिन्यूड मतलब क्या है? ऑप्शन डी प्रिजर्व्ड, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी डिस्कार्डेड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए कंप्राइज्ड, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए रिवाइव्ड, ये करेक्ट आंसर। ओके, तो पेज 51 ये लास्ट वर्ड रिवाइव यहाँ लिखा गया है, रिन्यू लिखा गया है। टू मेक समथिंग फास्ट एग्जिस्ट अगेन, रिन्यू यहाँ लिखा गया है पेज 51 पर। ओके, तो रिवाइव्ड ये करेक्ट आंसर है। नंबर 48, व्हाट शी सेड वाज नॉट मोटिवेटिंग एट ऑल। नॉट मोटिवेटिंग एट ऑल, इसको अंडरलाइन किया गया। तो इंस्ट्रक्शन, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विथ अनदर वर्ड विथ ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। ये वर्ड्स को हम रिप्लेस करना पड़ेगा और एक वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो ये वर्ड क्या होगा? यहाँ ये नेगेटिव प्रीफिक्स यूज होगा। ओके, ये एट द हाई स्कूल ये टेक्स्ट की क्वेश्चन है, पेज नंबर 37 में ये लिखा गया है। ऑप्शन ए नॉन मोटिवेटिंग, ऑप्शन बी डीमोटिवेटिंग, ऑप्शन सी अनमोटिवेटिंग, ऑप्शन डी इमोटिवेटिंग। तो इनमें से ऑप्शन डी इमोटिवेटिंग, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन सी अनमोटिवेटिंग, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन ए नॉन मोटिवेटिंग, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी डीमोटिवेटिंग, ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो व्हाट शी सेड वाज डीमोटिवेटिंग। यदि आप नॉट मोटिवेटिंग को लिखना चाहते हैं एक नेगेटिव प्रीफिक्स यूज करके, तो ये वर्ड हो जाएगा डीमोटिवेटिंग। ओके, ये पेज 37 पर ये लिखा गया है। नंबर 49, व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नॉलेज। नॉलेज की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए नॉलेजेबल, ऑप्शन बी नॉलेजियस, ऑप्शन सी नो, ऑप्शन डी नॉलेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नॉलेज की एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी नॉलेज, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी नॉलेजियस, ये काफी गलत आंसर है। नॉलेजियस ऐसे कुछ वर्ड नहीं है, डिक्शनरी में ऐसे कुछ वर्ड नहीं है नॉलेजियस, मगर बहुत सारे लोगों ऐसे बोलते हैं। तो नॉलेजियस, हरी इज ए नॉलेजियस मैन, ये गलत आंसर है, ये गलत वर्ड है, ये गलत यूज है। ओके, नॉलेजियस कुछ भी वर्ड नहीं है। ओके, ऑप्शन सी नो, नॉलेज की ये वर्ब फॉर्म है, ये एडजेक्टिव नहीं। तो सी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है, नॉलेजेबल। व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नॉलेज? नॉलेज की एडजेक्टिव फॉर्म नॉलेजेबल। राम इज ए नॉलेजेबल पर्सन, हरी इज ए नॉलेजेबल मैन, etc. we can say it, but not knowledgeous. This is knowledgeable. Number 50, which one is the correctly spelled word? यहाँ 4 वर्ड्स दिया गया है and इनमें से 3 वर्ड्स इनकरेक्टली स्पेल्ड हुआ है and एक वर्ड ये करेक्टली स्पेल्ड हुआ है। तो ऑप्शन ए CONFEDENCE, बी WRINKKLING, ऑप्शन सी IMMIDIATELY, ऑप्शन डी THROUGHOUT। ओके, तो इनमें से कौन सा वर्ड सही है? ऑप्शन ए दिस इज इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन बी दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन सी दिस इज इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन डी दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो पहला वर्ड कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, अगर ये सही होगा तो ये हो जाएगा CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। ऑप्शन बी रिंकलिंग, WRINKLING, रिंकलिंग, नॉट KKLING। ऑप्शन सी इमीडिएटली, IMMEDIATELY, नॉट IMMIDIATELY, बट ऑप्शन डी THROUGHOUT, दिस इज थ्रू आउट, ये करेक्टली स्पेल्ड हुआ है। Thank you for watching. Best of luck for your exam. Bye.